It's so beautiful, Eddie. चलो डैडी को बुलाते हैं. Yes, keep it here. Yeah. अरे वाह, golden play button. Let's hang it somewhere. टांग दो. यार मजा आ गया, कम से कम एक अच्छा काम तो किया. कंचन खुश हो जाएगी, दीवार पे टांग दिया मैंने. एडी सी डैडी आ चुके हैं तो हम डैडी को यहीं पर दिखा देते हैं प्ले बटन. अरे रूप, हमारा वो गोल्डन प्ले बटन था, क्या किया आपने? Yeah, that one. I hang that. Daddy, what did you do? How could you do this, रूप? You hang that? नहीं. आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि लूज लिखना है आपको और एल लिखने के बाद आप रुक जाते हो, आप सोचते हो कि सिंगल ओ लगाऊं या डबल ओ लगाऊं. कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्टेशनरी लिखते वक्त आप कंफ्यूज हुए हैं कि NARY होगा या फिर NERY होगा. मेरे साथ बहुत हुआ करता था, बट मैंने जिस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम किया, मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया कि लिखते वक्त मुझे बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होती. कुछ मैं सोचती हूँ और तुरंत मुझे समझ में आ जाता है कि इसे कैसे करना है. मतलब मैं आपको ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको ये याद रहे, और सबकी मीनिंग भी आपको बताऊंगी. तो जितने वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब के मतलब अलग हैं. स्पेलिंग में थोड़ा कहीं फ़र्क आ जाएगा, कहीं प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाएगा, बट सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि लिखते वक्त, देखिए बोलते वक्त तो पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से स्पेलिंग यूज़ की, बट लिखते वक्त आप कभी नहीं अटकोगे. और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. आपको भी पता है कि एडवाइस की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक एडवाइस होता है, एक एडवाइज होता है. बोलने में हल्का सा फर्क, स्पेलिंग में सी और एस, दोनों में से कौन सा कब यूज करना है सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस. अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे. आपको लगेगा आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे मिस्टेक से भी बच गए आप, जो आप आगे कर सकते हैं. तो गाइस वीडियो में जरूर से एंड तक बने रहिएगा. माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग माय इंग्लिश कनेक्शन. लेट्स बिगिन. सो आवर फर्स्ट पेयर इज हैंग्ड एंड हंग. सो अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है. पहले तो ये समझिए कि जो बेस फॉर्म है वो है हैंग्ड, और इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है हैंग्ड. वहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब भी आपको दिख रहा है लटकाना. क्लियर. यहाँ आते हैं, बेस फॉर्म हैंग है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है हंग, मतलब होता है टांगना. बट इस सेंस में भी हम लटकाने की बात करते हैं. तो मतलब लटकाना और टांगना मीनिंग हो गया, लेकिन हम उसे यूज़ कहाँ करेंगे ये बात बहुत ज़रूरी है समझना. एग्जाम्पल देखिए, द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड इन द प्रिजन, मतलब जेल में जो अपराधी था उसे फांसी दी गई थी. तो ये जो हैंग्ड है ये फांसी देने के लिए स्पेशली यूज़ होता है, तो सिर्फ एक जगह पर इसका यूज़ हो रहा है. अब बात आती है इसे याद कैसे रखें. तो गाइस इस तरीके से याद रखिएगा, किसी को जब फांसी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेड, राइट. तो डेड का ये जो डी है और हैंग्ड का ये जो डी है, तो ड साउंड इसको याद रखेंगे ना, डेड हैंग्ड, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. बाकी कोई भी चीज़ आप टांग रहे हो उसके लिए आप ये वाला सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हंग. तो जैसे कपड़ा टांगना हो गया, शी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, उसने पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया. आई हंग माई क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन, मैंने तार पर कपड़े डाल दिए. सो देखिए हंग यूज हुआ है इन सब सेंस में, तो बाकी सब जगहों पर हंग और फांसी के लिए हैंड. डेट से कोरिलेट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे. कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज. गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप शेयर करेंगे उतना ही मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी. साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आ रहे रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें. उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं और आप टाइम पर मेरी सभी वीडियोस को देख पाएं. साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड पेयर इज स्टेशनरी. दोनों को हम एक ही तरीके से बोलेंगे. फर्क क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है. फर्क ये है स्पेलिंग में, देखिए ये है NARY, ये है NERY. अब इसे याद कैसे रखेंगे वो बताऊंगी, पहले मीनिंग देखते हैं. ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब है खड़ा हुआ या फिर स्थिर. रिमेनिंग इन वन प्लेस, कोई वाहन है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में देखिए, ही क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल. कोई वाहन जो खड़ा हुआ है उसमें वो भिड़ गया उसके पिछले हिस्से से. तो क्या दिख रहा है आपको कि ये एडजेक्टिव है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और खड़ा हुआ, स्थिर, ये सेंस दे रहा है. यहाँ आएंगे, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, जैसे आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, और भी जो भी चीज़ें आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो सभी. तो याद कैसे रखेंगे वो आप समझिएगा. जैसे
ये जो आपकी लिखने की चीज़ें होती हैं जिसमें लेटर आ गया, इरेजर है, शार्पनर है, सब में क्या है ER लगा हुआ है। देखिए शार्पनर, लेटर, इरेजर, तो आप इस चीज़ से कोरिलेट कर लेंगे कि इन चीज़ों में ER है तो स्टेशनरी में भी ER है। देखिए द कार्ड्स आर सोल्ड इन स्टेशनरी स्टोर्स, ठीक, तो जो कॉपी किताब के स्टोर्स होते हैं वहाँ पर ये कार्ड्स बिकते हैं। क्लियर, अब आपको याद रहेगा शार्पनर एंड स्टेशनरी में ER। ओके, अब यहाँ आते हैं BEAR, बेयर, और ये है BARE, बेयर। प्रोनाउंसिएशन सेम, वो एक वर्ब है, यहाँ ये एक एडजेक्टिव है। अर्थ को देखते हैं, सहना या फिर बर्दाश्त करना। बेयर मीन्स सहना। डोंट स्टैंड ऑन दैट ओल्ड टेबल, ठीक, मतलब उस पुरानी टेबल पर खड़े मत हो। इट कैन नॉट बेयर योर वेट, ये आपका वजन सह नहीं सकता, टूट जाएगा। यहाँ आते हैं, इस बेयर का मतलब होता है नंगा या फिर खुला हुआ, नेकेड और अनकवर्ड। विजिटर्स टू द टेम्पल, ठीक, जो विजिटर्स मंदिर में आते हैं, मस्ट नॉट हैव बेयर हेड्स, मतलब उनके सर खुले नहीं होने चाहिए, और लेग्स, उनके पैर खुले नहीं होने चाहिए। सो वेयर लॉन्ग पैंट्स, तो पूरे पैर ढक के आए, लॉन्ग पैंट्स पहने, एंड रैप अ स्कार्फ, और एक स्कार्फ ओढ़ें। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो खुली हुई ना हो। क्लियर, अब आगे है हमारे पास बेयर एज अ वर्ब भी, ठीक, तो आपने वो तो समझा ही, यहाँ भी समझिए कि BARE बेयर वर्ब भी होता है। सेंस वैसा ही होगा, इसका मतलब होगा खोलना। तो जैसे आप कहीं से कपड़े हटा दे, जैसे मैं अपने बाजू से कपड़े हटाऊंगी तो मैं बेयर करूंगी। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट बेयर टू सी माई डॉटर इन पेन, मैं अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई बेयर्ड माई फोर आर्म, इस वाले के साथ, आई बेयर्ड माई फोर आर्म टू शो देम माई न्यू टैटू, मैंने अपना फोर आर्म खोला मेरा नया टैटू दिखाने के लिए। क्लियर, अब इसे याद कैसे रखेंगे गाइज, तो जब आप कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते तो मोस्टली क्या होता है कि आप अपने कान ढक लेते हैं। मान लीजिए बहुत लाउड नॉइस है, आप अपने कान ढक लेते हैं, तो ईयर, ठीक, इससे आप इसे याद रख सकते हैं BEAR, इसमें कान आ रहा है, ईयर। या फिर आप इसे इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, BAR बार होता है, और बार में मतलब बार में अगर आप नोटिस करें तो कोई ढके हुए कपड़े तो पहन के नहीं जाता, मोस्टली लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं। अब आपको ये याद रहेगा। कहीं आपने ये वीडियो मिस तो नहीं कर दी गाइस, अब तक इसे 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और सबका फायदा हो रहा है, हर कोई इंग्लिश बोलना सीख रहा है। अगर आपने मिस कर दिया हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 1 घंटे में सभी टेंसेस आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपसे। अगला हमारा जो पेयर है वो है LOSC, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा Z साउंड। Z साउंड मतलब इसे हम पढ़ेंगे लूज, ज, और ये जो है LOOSE, इसे हम पढ़ेंगे लूज। क्लियर, S साउंड है यहाँ पे, दोनों में साउंड में फ़र्क है। स्पेलिंग आपको दिख ही रहा है, वहाँ सिंगल हो, यहाँ डबल हो। अब ये जो लूज है इसे हम बोलते हैं खोना या फिर हारना, इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लूज माई वे वाइल ड्राइविंग समवेयर, कहीं ड्राइव करते हुए मैं हमेशा अपना रास्ता भूल जाती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज द गेम, मैं नहीं चाहती कि तुम ये गेम हारो। ठीक, तो खो जाते हैं, हार जाते हैं, भूल जाते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं बट सेंस वही खोने का होता है। तो ये आपने देखा, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मतलब है पहले ढीला या फिर खुला हुआ। द डोर नॉब केम ऑफ बिकॉज इट वॉज टू लूज। ठीक, जो डोर नॉब थी वो निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज थी, वो ढीली थी। लूज पैंट्स फील वेरी कंफर्टेबल, जो ढीले पैंट्स होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं आप पहनने में। क्लियर, तो ये आप समझ गए इसका मतलब। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, देखिए खोना, तो यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो लिखते वक्त कि खो गया, एक ओ एक तरीके से खो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि चलो एक ही ओ है, एक खो गया। अगला है हमारा ADVICE और यहाँ है ADVISE। यहाँ देखिए एस साउंड दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है जेड साउंड, मतलब इसे हम पढ़ते हैं एडवाइस और इसे पढ़ते हैं एडवाइज। और दोनों में क्या फ़र्क है कि ये है सलाह और ये है सलाह देना, मतलब ये है आपका वर्ब, ओके, और ये है आपका नाउन। क्लियर, सो तो वो हो गया सलाह, ये हो गया सलाह देना। यू कैन गिव योर फ्रेंड सम एडवाइस, तुम अपने दोस्त को थोड़ी सलाह दे सकते हो। यहाँ हमने देने के लिए गिव का यूज़ किया है, ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है।
यहाँ आते हैं यू कैन एडवाइज योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड को सलाह दे सकते हो। सेंस सेम है, वहाँ हमने गिव का यूज़ करके उस तरीके से यूज़ किया और यहाँ हमने इसको एज अ वर्ब यूज़ किया एस वाला। तो इसे आप याद रखिएगा कि ज साउंड जो है वो आपका वर्ब है, एस आएगा यहाँ पे और सी का वहाँ पर स साउंड है। गाइस मुझे पता चला आपने अभी तक मेरा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें, हर दिन कुछ नया सीखें। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड पेयर इज रीसाइन और यहाँ पे ये है रिजाइन। फर्क आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जेड साउंड है, क्या बोल रहे हैं रिजाइन, और यहाँ एस साउंड है, एक हाइफन लगा हुआ है बीच में, रीसाइन मतलब फिर से साइन करना। तो इसका जो मतलब है फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और इसका जो मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट है, इस्तीफा देना। वहाँ आप साइन करके जॉब को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई लव माई करेंट जॉब, अभी जो मेरी जॉब है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। सो आई हैप्पीली रीसाइंड फॉर अनदर ईयर, तो मैंने खुशी खुशी एक और साल के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। यहाँ है माई बॉस वॉजंट रेडी टू इंक्रीज माई सैलरी, मेरे जो बॉस हैं वो रेडी नहीं थे मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू रिजाइन। ओके, जाइन ज का साउंड आएगा, तो मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, बोलेंगे उसी तरीके से, दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन एक फ़र्क है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। इसका मतलब है प्रशंसा करना और इसका मतलब है पूरक होना। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो गाइस मोस्टली क्या होता है कि आप अपनी तारीफ़ पसंद करते हैं, अगर किसी की तारीफ़ करनी हो और कोई आपकी तारीफ़ करे तो उसमें आई आता है, लाइक हर किसी को अपनी तारीफ़ पसंद है, तो मैं का सेंस आता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर मैं ध्यान में रख लेंगे कि मेरी प्रशंसा हो, सो ये आई यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये अलग चीज़ है। तो आपने पहले ये समझना है, प्रशंसा करना। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई न्यू ड्रेस, मतलब उसने मेरे नए ड्रेस की प्रशंसा की। क्या कहा उसने? ही सेड आई रियली लाइक योर न्यू ड्रेस। ऑलराइट, अब यहाँ आते हैं, इसका मतलब है पूरक होना। माई रेड टाई रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई वाइट शर्ट, तो जो मेरी रेड टाई है वो बिल्कुल सूट करती है, परफेक्ट है मेरे वाइट शर्ट के लिए। ओके, तो वो एक तरीके से उसे पूरा करती है। सो माई रेड टाई एंड वाइट शर्ट गो वेल टुगेदर, मतलब ये है यहाँ पे, तो पूरक होना, यहाँ ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन यूज़ हुआ है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन यूज़ हुआ है, मतलब स्पेलिंग सेम है बट वहाँ वर्ब की तरह देखा, अब यहाँ देखते हैं नाउन की तरह। सो प्रशंसा, वहाँ पे था प्रशंसा करना, यहाँ है प्रशंसा, वहाँ पे था पूरक होना और यहाँ है पूरक। तो कैसे करेंगे? ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई न्यू ड्रेस, पीछे जाते हैं वापस से, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई न्यू ड्रेस, अब है ही गेव मी, हमने एक अलग से वर्ब यूज़ किया। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई न्यू ड्रेस, मतलब दोनों का सेम है। आवर सॉसेज आर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू एनी मील, तो हमारे जो सॉसेज हैं वो किसी भी मील के साथ परफेक्ट जाते हैं। दे गो वेल टुगेदर, राइट। तो इस तरीके से आपने सबका मतलब समझ लिया और अब आपको ये याद भी रहेंगे। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया, अब बारी है शेयर करने की। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, किसी को भी मत छोड़िएगा, अपने कॉन्टैक्ट में सबके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही काम की वीडियो है, हर किसी के काम आएगी। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।